हाँ जी भाई लोगों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो आज की वीडियो में स्वागत है आपका। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, पॉलिटी की क्लास करने वाले हैं, राइट। पॉलिटी में जो भी सीजीएस, समझ रहे हो, जो भी सीजीएस, जैसे ये अभी जो सीजीएस 2026 का एग्ज़ाम हुआ है, सीजीएस 2026, उसमें जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए वो करेंगे। प्लस जो आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं, सीडीएस, एनडीए या सीएपीएफ, राइट, वो हम कवर करेंगे इसमें। ओके, उसको हम कवर करेंगे कि कैसे आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन 2026 के सीडीएस एनडीए में कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने एक जो जियो साइंटिस्ट का जो भी पेपर हुआ है उसमें जो पॉलिटी आई है वो, देन जो कहाँ से वो क्वेश्चन आए हैं वो सोर्स मैंने दिखाए कि कैसे पीवाईक्यू से वो आए हैं, राइट। और फिर उन पीवाईक्यू से कैसे आगे आने वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे, राइट। जैसे आप देख पा रहे हो ये सीएपीएफ का मैं लगा दिया है कि यहाँ से पहले सीजीएस का 2026 का ये क्वेश्चन कैसे आया है, पहले सीडीएस में पूछा गया, फिर सीएपीएफ में भी पहले पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से अरेंज किया है ताकि आप आपकी पूरी एक बार पॉलिटी भी रिवाइज हो जाए, और जो आपके 2000 डेफिनेटली 100% गारंटी है अ, इस क्लास से पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे, क्योंकि मैंने अभी 2026 का जो सीजीएस का एग्जाम हुआ जियो साइंटिस्ट का, और एक और जो एग्जाम होता है यूपीएससी जो करवाती है उसका एनालिसिस करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर अच्छी लगे, सपोर्टिव लगे तो सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज योर कॉल। ओके, इट्स फ्री एंड इट्स माय मोटिवेशन टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, राइट। तो ऑफिसर्स मंत्रा स्टडी अप, ठीक है, स्वागत है आपका। शुरू करें। देखो पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि द वोटिंग एज इन इंडिया वाज चेंज्ड फ्रॉम 21 to 18 years अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 21 साल से 18 साल एज, वोटिंग एज कब की गई थी, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 21 to 18 की गई थी, ये पूछा गया जियो साइंटिस्ट 2026 जो अभी फरवरी में पेपर होता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आया कहाँ से पहले वो देखते हैं हम। ये देखो क्वेश्चन कहाँ से, ये देखो सीएपीएफ 2018 का क्वेश्चन देखो, सीएपीएफ 2018 क्या पूछता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज enormously strengthen the power of the speaker of the house of the parliament। क्वेश्चन नहीं देखना हमें, ऑप्शन देखो। कह रहा है 61st अमेंडमेंट विच रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। ये होता है पीवाईक्यू को एनालिसिस करना, लगाना नहीं। अगर लगाओ तो क्या करते हैं लोग कि केवल इसका ऑप्शन आंसर जान लेते हैं, बस वो खुश रहते हैं कि भाई हमें आंसर पता चल गया है, अब हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं करना है हमें, आंसर नहीं पता करना, हमें पता करना है कि उस क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता है, राइट। क्लियर हो? क्वेश्चन करो अब। तो ये पता चला कि कौन से संविधान संशोधन से होती है, किससे होती है, तो 61st, किससे, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। कहाँ से पता चला हमें, सीएपीएफ 2018 के ऑप्शन से, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन से, ठीक है। अब पता कर लेते हैं भाई, क्या ये जो ऑप्शन में है क्या इनसे क्वेश्चन बने हैं कभी। ठीक है, तो पहला आता है 43rd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था, जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए थे, सबको पता है, राइट। तो क्या हुआ था इसमें, एक पेज ले लेता हूं मैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि जो 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके जो प्रोविजन ऐड हुए थे उनको रिवर्स किया गया था 43rd में। रिवर्स रिस्ट्रिक्शन, जो जुडिशियल पावर इंट्रोड्यूस हुई थी 42 में संविधान संशोधन 1976, 1976, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो उनको रिवर्स किया गया था पावर को, तेता 43 में, ठीक है। फिर है 48, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, कौन सा, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 69वें संविधान संशोधन में 69 में
यहाँ पे बताता हूँ मैं। 69 में क्या हुआ था अमेंडमेंट एक्ट में, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला था। क्या मिला था? स्पेशल स्टेटस दिल्ली को, ठीक है। जिसमें आर्टिकल, याद रखना, आर्टिकल 239 ए एंड 239 ए बी ये जोड़ा गया था। 239 ए 239 ए बी जोड़ा गया था। 69th अमेंडमेंट एक्ट, स्पेशल स्टेटस टू द नेशनल कैपिटल दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ठीक है। क्लियर हुआ? ये रेड पेन आपको दिख रहा है? इसमें रेड पेन आपको दिख रहा है क्या? हम व्हाइट पेज ले लेते हैं, एक्चुअली एक काम करते हैं, ठीक है। एक सेकंड दो। ओके, अब दिखेगा आपको अच्छे से। व्हाइट हो गया सब कुछ, ठीक है। तो क्या है, 61st अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया हमने। 69 पता चल गया किससे रिलेटेड है? दिल्ली से। दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन। इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ जो जियो साइंटिस्ट 2026 में पूछा गया। कल लोग अगर 69 से पूछा गया है क्योंकि क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, ये देखो सीडीएस 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि इसमें भी अमेंडमेंट एक्ट है, तो मैं सारे अमेंडमेंट एक्ट आपके क्लियर करवा दूं, ठीक है। पूछा गया बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द आर्टिकल 21 ए। इस आर्टिकल को याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 21 ए क्या है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया, ठीक है। किस संविधान से, किस अमेंडमेंट एक्ट से? तो किस अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया है? मैं पेन छोटा कर लूं एक सेकेंड। ओके ओके, तो वो है अपना 86th अमेंडमेंट एक्ट। अब आप कहोगे क्या ये एक ही बार पूछा गया? नहीं भाई, ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बार बार। आप अगर ने पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 86th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? ये 2002 में, जिसमें आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? फंडामेंटल राइट, जिसमें 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जानी है, राइट। 6 ईयर टू 14 ईयर्स। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट क्लियर हुआ। 83 से क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को एग्जेम्प्ट किया गया था रिजर्व सीट फॉर सुप्रीम कोर्ट, हटा दी गई थी इसमें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट हटा दी गई थी, रिजर्व सीट हटा दी गई थी पंचायत की, ठीक है। क्लियर हुआ। अब एक और देखो कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताता हूँ। 84th अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका क्या है? 86th, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 21। 84th इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं पेज लेके आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, 84th अमेंडमेंट एक्ट। क्या इंपॉर्टेंट है इसका? 84th जो कि हुआ था 2001 में, 2001 में। इसमें क्या किया गया था? जो लोकसभा की सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट, टोटल जो सीट्स हैं उनको रिजर्व कर दिया गया था। क्लियर हुआ। किस आधार पे? तो बेस्ड ऑन 1971 सेंसस के बेस पे, 1971 सेंसस के बेस पे लोकसभा की सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था। कब तक? ये पूछा गया है कि कब तक। तो 2026 तक, जब तक सेंसस नहीं आ जाती 2026 तक। 84 में 84th अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में जो हुआ था उससे लोकसभा की सीट को रिजर्व कर दिया गया था 1971 सेंसस के बेस पे 2026 तक, टिल 2026, ठीक है। क्लियर हो गया ये 84th, ये पूछा गया है, ठीक है। ओके,
ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2022 में पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन आए, क्यों आए हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सीजीएस 2026 में यूपीएससी ने पूछ लिया है 61वां। तो हो सकता है ये 69 अगले पूछ ले, या हो सकता है 84th पूछ ले, 86 पूछ ले, है ना? तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। पूछेगा, 100% आएगा, एक अमेंडमेंट का क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। मैं आपको बताऊंगा, आप देखोगे जाके। देखो, बड़ा है क्वेश्चन, डरना मत, बहुत इजी है। ठीक है, तो क्या है, अंडर आर्टिकल 21A, सेम आर्टिकल पूछा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 11 ईयर्स। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करता है यूपीएससी, बहुत छोटी छोटी। हम यहाँ पर क्या पढ़ के आए हैं कि आर्टिकल 21 है, जिसे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में, 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए, 6 ईयर टू 14 ईयर्स। इसमें क्या बता दिया है, अप टू 11 ईयर, 11 नहीं होगा, क्या होगा, अप टू 14 ईयर्स। क्लियर? तो ये ऑप्शन क्या बताना है हमें, करेक्ट बताना है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा देखो, every religious denomination has got absolute power under Article 26 of the Constitution of India to manage its own affairs in matter to religion। क्या ये सही है? क्या ये सही है? रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर। पहली बात तो एब्सोल्यूट वर्ड याद रख लो, ये जो हाँ जाए, मोस्ट ऑफ द, मोस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये भी गलत है। माइनॉरिटीज को ये देता है, राइट? सॉरी, माइनॉरिटीज नहीं, देता है रिलीजियस डिनोमिनेशन को, बट एब्सोल्यूट पावर तो किसी को भी नहीं दी गई है। एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं दी गई है, राइट? तो ये भी गलत हो गया। थर्ड देखो, ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 of the Constitution of India in reference to right to establish educational and institutional of their choices। ये ऑप्शन याद रख लो, ये पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा, हर साल पूछता है। आर्टिकल 30 में क्या कह रहा है कि जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल। क्या ये सही है? चलो आगे बढ़ते हैं, पहले देखेंगे। फोर्थ देखो, पार्लियामेंट कैन नॉट, इसको याद सर्कल कर लो, एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू रिट। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो इसमें सही ऑप्शन है सी, पार्लियामेंट हैज द पावर। पार्लियामेंट हैज द पावर। पार्लियामेंट हैज द पावर। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो आर्टिकल 30 ये सही है, ये और तीन ऑप्शन भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ो। ठीक है, ये सीएपीएफ 2018 का क्वेश्चन कर लिया, मतलब एक ऑप्शन तो हमने कर लिया, इससे कैसे क्वेश्चन आया सीजीएस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें एक है एंटी डिफेक्शन लॉ, सेकेंड ऑप्शन देखो 2018 में, एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन ऑफ 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो एक और अमेंडमेंट एक्ट याद कर लो आपकी 52nd में, क्या है 52nd अमेंडमेंट एक्ट में? 10th शेड्यूल, याद है ना? 10th क्या, कहाँ आता है एंटी डिफेक्शन लॉ? कहाँ आता है ये? कहाँ आता है भाई? तो ये आता है 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, क्लियर हुआ? 52nd अमेंड याद रखो। फिर रिपीलिंग ऑफ मैनी प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या पूछ, क्वेश्चन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इनॉर्मसली स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब स्पीकर के पास कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसने स्पीकर को पावर दी है, बहुत ज्यादा पावर, समझ रहे हो, जिस एब्सोल्यूट पावर प्रदान कर दी है। तो वो केवल एक ही है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 10th शेड्यूल में आता है। किस में आता है? 10th शेड्यूल में। क्यों आता है 10th शेड्यूल में? क्या है, दल बदल कानून हम जैसे कहते हैं, उसमें स्पीकर के पास पावर होती है कि वो डिसाइड कर सके एंटी डिफेक्शन लॉ को। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था ये। क्लियर हुआ? 44th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है अभी या थोड़ी देर बाद पढ़ो?
अभी पढ़ लेते हैं। ओके, अभी पढ़ते हैं, देखो। अच्छा, एक और अमेंडमेंट देख लो। 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 78 में आई थी, 1978 में। ओके, इसमें क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे इसमें क्या हुआ था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये पहले क्या था, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से हटा के इसको क्या कर दिया, क्या बना दिया गया, लीगल राइट। क्या बना दिया गया, लीगल राइट। लीगल राइट, ठीक है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे इसको क्यों किया गया, आर्टिकल 31 में था, ये क्या था, आर्टिकल 31 में। बट इसको लीगल राइट बना दिया गया किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 300 ए। क्लियर, इंट्रोड्यूस किया गया लीगल राइट, फंडामेंटल राइट से हटा के। ठीक है, 44 में संविधान संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि भाई देखो, गांव में तो हम जानते ही हैं, गांव वगैरह में जिसकी जमीन रोड के किनारे होती है वो पैसे वाला होता है, ठीक है। उस पर तो झगड़े वगड़े बहुत हो जाते हैं, है ना। तो अब भाई सरकार को रोड बनानी है, उसको जमीन चाहिए रोड के लिए। अब गांव का आदमी जमीन तो देगा नहीं, क्योंकि और फिर अगर वो सरकार छीनेगी तो उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, राइट। तो सरकार ने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया गया, कि अगर सरकार चाहे तो वो जमीन आपकी ले सकती है। क्या कर दिया गया, लीगल राइट बन गया है वो, तो सरकार के अंडर आ गया है, ठीक है। अब अब इंसान उस पर क्लेम नहीं कर सकता जिसकी वो जमीन है, अगर सरकार चाहिए तो ले सकती है मुआवजा देके। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया, किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 300 ए के थ्रू। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ओके, एक ऑप्शन और क्लियर हुआ। ये और देख लो, 73rd अमेंडमेंट दैट कन्फर्ड एक्सटेंसिव पावर ऑन पंचायत बॉडीज। तो मैं आपको एक और बता देता हूँ भाई यहीं पे, कि जो 73rd है, जो कि 1992 में आया था, जिसमें क्या हुआ था, पार्ट 9 को ऐड किया गया था क्या, पार्ट 9, ठीक है। पार्ट 9 को ऐड किया गया था, 11th शेड्यूल, ठीक है, ग्राम सभा। तो 11th शेड्यूल पार्ट 9 को ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। क्लियर हुआ दोनों? दोनों ऑप्शन पूरे क्लियर हो गए ना? 61st, देखो एक ऑप्शन यहाँ से पूछ लिया गया, हो सकता है ये पूछ ले, हो सकता है 52nd से पूछ ले, हो सकता है 44th अमेंडमेंट एक्ट से पूछ ले। तो क्लियर हुआ, ऑप्शन इसका बी है ना। ये देख लो, इस 70 क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाए हैं, देखो कैसे मैंने पूरे आपको ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने क्या करवा दिए हैं, ये जो आपके अमेंडमेंट एक्ट है ये सारे करवा दिए हैं, ठीक है। ये देखो, सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू, किसके द्वारा सिक्किम बना था इंडियन स्टेट, तो वो बना था 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 से, 35th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ सेंटेंस। 35th से क्या आया था, सिक्किम इंडियन स्टेट एसोसिएट स्टेट बन गया था। ये आपके इतने, कोई और बचा है? ओके, अभी ये और भी आपके अमेंडमेंट बचे हुए हैं, ये देख लो, ये पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। ये जियो साइंटिस्ट 2026 का क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उससे पहले मैं ये करूंगा, क्या करोगे, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन एजुकेशन। ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन मिला था वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूछा गया है। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, ये देखो यहाँ पे, देखो 101, 101 संविधान संशोधन से, जो कि आया था 2017 में, ठीक है। क्या क्या जोड़ा गया था, जीएसटी का टीका लगा था 101 से, ठीक है। फिर दूसरा देखो, दूसरा 102, 102
102 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। इससे क्या जोड़ा गया था? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन 102 से। फिर 103 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, सॉरी, अरे यार क्या ही है, 103 सम ओह गिव मी अ मिनट, ठीक है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स 2019 से ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया था। 102वां संविधान संशोधन 102 संविधान संशोधन 2018 आता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, लिख देता हूं मैं, नेशनल, ठीक है, कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जिसे एनसीबीसी कहते हैं। तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल भी याद रख लो, ये पूछा गया है भाई, आर्टिकल 338 बी, 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि 102वां संविधान संशोधन 2018 से जोड़ा गया है। और 103 से क्या जोड़ा गया है? ईडब्ल्यूएस, 101 से जीएसटी, 102 से नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, 338 बी आर्टिकल, और 103 से ईडब्ल्यूएस। क्लियर हुआ? अच्छा, ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी। ओके, क्लियर। ये तो इसका आंसर क्या होता है? 101 से जीएसटी आता है, 102 में एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 102 में, फिर 103 में जोड़ा जाता है ईडब्ल्यूएस। क्लियर? 2019 में। ओके, क्लियर होता है? ओह, 2017 में। ये क्वेश्चन देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, 2026 में ही पूछा गया है। ये याद हो गया ना सारे अमेंडमेंट? अब कोई अमेंडमेंट मत पूछना। पहला ऑप्शन है, पहला है, क्या है? नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथोराइज्ड, ठीक है, ओके। नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड, किसी भी पार्ट में चेंज नहीं किया जा सकता, एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथराइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी पार्ट में चेंज नहीं किया जा सकता जब तक ऑथराइज ना हो। दूसरा ऑप्शन, ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। अरे भैया मिल गया, मैं इंक्लूडिंग बेसिक स्ट्रक्चर में कहाँ कर सकते हो? दूसरा गलत है। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, दूसरा तो गलत है, दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, अरे खत्म, पहला और तीसरा आंसर है भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन, ऐसे होते हैं। तीसरा ऑप्शन देखना है, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है भाई, सही तो है, फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं भाई, हमने तभी तो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया, आर्टिकल 300 ए जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट, एग्जांपल याद रख लो, राइट टू प्रॉपर्टी, क्लियर, राइट टू एजुकेशन, तो अमेंड कर सकते, एग्जांपल प्रैक्टिकल है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या पता है? केशवानंद भारती केस याद आता है आपको? कौन सा केस? केशवानंद भारती। उसमें क्या कहा गया था? 1973 में जो आया था, 13 जजों की बेंच जिसमें बैठी थी, कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से मिटा के बना दो, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप अमेंड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका देख लिया आपने कैसे खत्म हुआ 1 सेकंड में? ओके, क्लियर। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व हुआ, कि एक ऑप्शन हमें पता किया, बाकी वो अपने आप सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े। ये जियोसा इंडेक्स 2026 में पूछा गया, और हमने सारे ऑलमोस्ट कर लिए हैं जितने भी अमेंडमेंट पूछे गए। एक ही अमेंडमेंट से रिलेटेड 2016 में एनडीए के पूछा गया है, कि द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आओ चाचा, 2000
अभी 26 में पूछा गया है, जीएस यूपीएससी ने पूछा है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड आर्टिकल 368। क्लियर? क्या ये क्वेश्चन से वो नहीं हो जाता? आप बताओ पी बाई क्यू की इंपॉर्टेंस। द अमेंडमेंट प्रोसीजर 368 में आता है। सही है भाई। दूसरा देख लो, द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी फॉर एल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई मैंडेटरी थोड़ी है, लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। कहाँ से मैंडेटरी है? मर्जी है भाई, लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। मैंडेटरी गलत हो गया। दूसरा क्या आंसर है? पहला वन ओनली करेक्ट। ऐसे सॉल्व हो जाते हैं पी बाई क्यू से क्वेश्चन, ऐसे होते हैं सॉल्व। अब आप कहो ये टफ है, तो मैं नहीं मानता भाई टफ है। ऐसे कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस। पीवाईक्यू का एनालिसिस जिस बंदे ने कर रखा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश के भी पीवाईक्यू की लिस्ट में अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। फिलअप्स कंप्लीट किए हैं, कॉमन एरर की 2 क्लासेस बची हैं 24 और 25 की, वो भी देख लो भाई। रिवीजन चल रहा है उनका, स्पॉटिंग एरर का। और प्रोपोजिशन की क्लास भी मैं ला रहा हूँ 1-2 दिन में, वो देख लो। ठीक है? ये पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा। भाई एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होगा आप बताओ? बहुत मेहनत लगती है यार। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। ठीक है? आई होप आपको पसंद आ रही होंगी चीजें, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको पता चल रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लो, सीडीएस 2021 में अमेंडमेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है? कि द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे बार बार पूछता है। तो अभी 2016 में करके आए, 2026 का जियो साइंटिस्ट का करके आए, सेम ऑप्शन ये दे दिया। तो पहला तो सही है, एक ऑप्शन गया। द अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या दूसरा सही है? आप बता दोगे? सही है भाई, किसी भी हाउस में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया जा सकता है। ठीक है? तीसरा ऑप्शन देखो, द स्पेशल प्रोसीजर इन आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट पावर अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ये भी सही है कि जो स्पेशल प्रोसीजर है आर्टिकल 368 368 में, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। क्लियर है? सही है तीनों। तो क्या है, 1 2 3 एंड आर करेक्ट। तो आपका ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन खत्म होता है पूरा। जितने भी अमेंडमेंट पूछे गए, पूछा जाएगा डेफिनेटली आपके 2026 के एग्जाम में। 61st, 52nd, 86th, 35th मैंने सारे अमेंडमेंट करवा दिए हैं। 44th, 42 क्लियर कर लोगे? अब मत कहना भाई। ओके, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया से लेके आया हूं मैं। यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जियो साइंटिस्ट 2026। क्या है? जियो साइंटिस्ट 2026। ओके, क्वेश्चन पढ़ो, एक बार चेक कर लूं मैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है रूरल और अर्बन एरियाज की, वो किस लिस्ट में आती है? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और बोथ यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। ये सीडीएस 2025 में पूछा गया है। सीडीएस 2025 जो अभी हुआ था रिसेंटली, कि विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर सब्जेक्ट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल। क्वेश्चन याद रख लो, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है, टैक्स किस में आता है, इंश्योरेंस किस में आता है, सेंसस किस में आता है। ठीक है? ओके। अच्छा, तो क्या करना है हमें? हमें यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पढ़नी है एक बार। अब देख लो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लिखूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि आपको बता देता हूँ। 7th शेड्यूल में 12 अनुसूचियां हैं ना हमारी, 11 से 12 शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट के बारे में बताया गया है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन में यूनियन कानून बनाती है, स्टेट में स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना लेते हैं और कंकरेंट में दोनों बना लेते हैं।
स्टेट में स्टेट कानून बनाती है, बट स्पेशल प्रोविजन में यूनियन भी बना सकता है, और कनकरेंट में दोनों। ठीक है, क्लियर हुआ सेवेंथ शेड्यूल। अब देखो, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 77 थे, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, रेलवे, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, ठीक है, इंटरेस्ट, ट्रेड, इनकम टैक्स, ये याद रख लो। इनकम टैक्स, सिटीजनशिप और बैंकिंग, रेलवे, ये 4 इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिस्ट में देख लो, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, लैंड, लिकर। कनकरंट में बोथ पार्लियामेंट और, ठीक है, कनकरंट में क्या क्या आता है इसमें दिया नहीं है, मैं लिख देता हूँ, मैं बनाता हूँ। ठीक है, कनकरंट में आता है एजुकेशन, जो दोनों बनाते हैं, फिर फॉरेस्ट, मैरिज, जो डाइवोर्स होते हैं वो, ठीक है, क्रिमिनल लॉ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये आते हैं आपके। अब ये आपको याद हो गए। मैंने बताया ना, सिटीजनशिप, इंटरेस्ट, ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड, इनकम टैक्स, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, यूनियन, और पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, लैंड, लिकर, ये आते हैं स्टेट में। मुझे आपको एक चीज बतानी है बस, और वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है पहले, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 5 जो सब्जेक्ट थे आपके, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट से निकाल के कहां भेज दिए गए, कनकरंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट से निकाल के 5 सब्जेक्ट को कनकरंट लिस्ट में भेज दिया गया। कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला एजुकेशन, ठीक है, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेट एंड मेजर, फोर्थ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है ना, और फिफ्थ आता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में भेज दिए गए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 याद रख लो। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, और वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्लियर, क्वेश्चन कर लो अब। पूछा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस लिस्ट में आती है, अभी पढ़ के आए हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, बचा कुछ। ये देख लो 2025 में पूछता है कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, नॉट करेक्टली, ठीक है। फॉरेस्ट कनकरेंट में आता है, हमने अभी देखा है। 46 अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट से स्टेट से जोड़ा गया था फॉरेस्ट, एजुकेशन वगैरह, ठीक है। टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट में आती हैं, ये भी ठीक है। इंश्योरेंस इंडियन यूनियन लिस्ट में आता है, ये भी ठीक है भाई, इंश्योरेंस अभी हमने पढ़ा है। बट सेंसस कंकरंट लिस्ट में नहीं आती हैं, सेंसस यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो डी ऑप्शन। तीनों लिस्ट क्लियर हो गई, सब्जेक्ट क्लियर हो गए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्लियर हो गया, राइट। और कुछ तो बचा भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना भाई। आपकी पॉलिटी पूरी कवर चल रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आएंगे, क्योंकि ये पूछ पूछ लिया है यूपीएससी ने, और यूपीएससी अपना पैटर्न फॉलो करती है, आपको भी पता है चीज, ठीक है। ये 2025 में पूछा है। ये ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देख लो, 2025 सिविल सर्विसेज में पूछा गया, आईएएस के पेपर में। क्या पूछा है, डरो मत, वही यूनियन लिस्ट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। आओ चाचा क्वेश्चन पे। 7th शेड्यूल क्लियर है ना भाई। ओके, देख लो अब क्वेश्चन।
यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। ठीक है। क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन देखो, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। क्वेश्चन देखो, for a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature not less than one half of the state is required before presenting the bill to the president of India for assent। भाई प्रेसिडेंट के पास बिल पेश करने से पहले हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर, वन हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर की हमें परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, तो क्या आएगा ऑप्शन इसका? इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, देखो एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की बढ़ाने के लिए, एक एक्सटेंड करने के लिए उसकी जरूरत होती है, और गवर्नर की ऑफिस की कंडीशन को बदलने के लिए भी। यूनियन लिस्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि हमें वन हाफ ऑफ द स्टेट की परमिशन की जरूरत, प्रेजेंट वोटिंग की जरूरत हो। ठीक है, तो दो ऑप्शन 2 और 3 क्लियर। ये 2024 का क्वेश्चन कि एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल of the Constitution of India, the state have jurisdiction over agricultural land in connection with which of the following subject। आप बताओ, इस क्वेश्चन को आप बताओ कि टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। पूछा है स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल में एग्रीकल्चर के जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आता है। तो सब आते हैं भाई, एग्रीकल्चरल इनकम भी आएगी, ड्यूटीज भी आएंगी, स्टेट एग्रीकल्चरल लैंड भी आएगी, 1 2 और 3 सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये आपके यूनियन और कंकरेंट लिस्ट क्लियर हो गए, जो पूछा गया 2026 के सीजीएस में यूपीएससी ने। ठीक है, ये एनडीए 2015 में पूछा गया, ये भी कर लेते हैं। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबको अभी हम इतने क्वेश्चन बड़े बड़े करके आए हैं, ये कोई बड़े हैं? ये कोई पगला सा क्वेश्चन पूछ देते हैं फिर। अब आप कर लोगे भाई, गलत मत करना यार अब। ठीक है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि और ऐसी वीडियो मैं लेके आऊँ। ठीक है, ये देखो, द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ये यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट वाला टॉपिक क्लियर हुआ, अमेंडमेंट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब ये नया क्वेश्चन इन्होंने 2026 में फिर पूछा था। मैं देखो, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से आए हैं और उनसे क्या आ सकता है। 100% क्वेश्चन आएगा, गारंटी मान लो, आपको भी पता है क्वेश्चन आता है। तो द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कौन बढ़ाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बढ़ेंगे, प्रेसिडेंट बढ़ाएगा, पार्लियामेंट, डिसीजन टेकन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ तो मैंने आंसर ही दे दिया, ये पूछा गया 2014 में सिविल सर्विसेज के, कि द पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत है भाई? सेम क्वेश्चन है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इजी, इजी है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ। ये सीपीएफ 2018 में पूछ लिया कि इंडिया पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या यार, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार ही पूछेंगे ये लोग। तो 2004 में पूछ लिया। 2004 में क्या पूछता है? हु इज ऑथोराइज टू ट्रांसफर द जजेस वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। कौन ट्रांसफर करेगा भाई? कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये देख रहा हो बार 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 बार। ये आ गए लंबे लंबे क्वेश्चन, आप हो गए भैया कैसे करेंगे? करो, इजी होता है भाई ये। ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेफ गार्ड द ऑटोनॉमी। व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफ गार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, ऑटोनॉमी को सेफ गार्ड कौन करता है? पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन क्या है? वाइल
appointing the Supreme Court judge, the President of India has to consult the Chief Justice of India. क्या सही है भाई? कंसल्ट तो करता है, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखो, आराम से पढ़ो। द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। मिल गई हिंट, मिल गई। ओनली याद हो गया, मतलब ओनली, अकेली, एब्सोल्यूट पावर तो है ही नहीं किसी के पास भाई। खत्म, दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लो, और पहला होगा तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया तुम्हारा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन खत्म है भाई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये पहला होगा तुम्हें पता है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, पहला होगा। तो ये दो ऑप्शन गए। दूसरा नहीं होगा ओनली के चक्कर में, क्योंकि अकेली पावर तो उसके पास है नहीं। तो दूसरा भी, ये भी गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। लो, क्या करोगे अब? पढ़ लेते हैं कि द सैलरी ऑफ द जजेस आर चेंज्ड ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये याद रख लो कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी जाती है। All appointment of officer and staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. कुछ खत्म। 1 and 3 इज करेक्ट। कैसे सॉल्व हो गया भाई? मजा आ जाता है, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, बड़े बड़े हो, चुटकियों में सवाल हो जाए सॉल्व। डरो मत, आराम से करो, मजा आएगा आपको करके। मैं भी जब शुरू में करता था तो डर लगता था, पर पढ़ोगे एक बार, हैबिट बन गई तो मजा आता है। और हैबिट तो बनानी पड़ेगी अगर एग्जाम क्लियर करना है। ये देख लो फिर एक बार इंडियन जुडिशरी के बारे में, ठीक है। तो इंडियन जुडिशरी के बारे में क्या क्वेश्चन है? पहला देखो, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बुला सकता है ना, अगर कोई जज रिटायर्ड हो गया है तो उसको अगर जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो जस्टिस ऑफ इंडिया बुला सकता है, प्रेसिडेंट की परमिशन। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखो, हाई कोर्ट इन द हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है चाचा। किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास कुछ पावर नहीं है, समझ गए? किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट। ये किस आर्टिकल के थ्रू करता है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट? आर्टिकल 137, 137, 137 के थ्रू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, खुद के जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है। तो वन ओनली, ठीक है, ये याद रखना भाई, ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़े, आगे देखो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। सीजीएस ये 2026 में जियो साइंटिस्ट सेम पेपर पूछा गया है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर किस में पाई जाती है। सीडीएस 2 2022 में क्वेश्चन आया था, तो ये पूछा गया है। देख लो चाचा, देखो, देख रहे हो? ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया पी वाई क्यू में, ये यहाँ पी वाई क्यू में पूछ लिया, और पहले भी हम बता ही चुके हैं कि कैसे पूछ रहा है। क्या पूछा है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर 2022 का क्वेश्चन करो पहले। कौन से स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है? ट्रिक सुनो, ट्रिक पढ़ो पहले, तो मैं ट्रिक पढ़ाता हूँ। ट्रिक क्या है, एक याद करो, पहले स्टेट याद कर लें कौन कौन है। तो वो है आपके कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, फिर आता है यूपी, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, फिर आता है आपका तेलंगाना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपकी पाई जाती है। कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लो, के यू एम बी ए और टी, कुंभत। क्या बनती है? कुंभत। कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुंभत। कैसे याद करोगे?
कुंभत। ठीक है, याद हो गया। अब देख लो यहाँ क्या लगानी है हमें ट्रिक। कुंभत, लो यहाँ लिख दी मैंने। अब लगा दो। कौन कौन सी पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश है भाई, है। तेलंगाना है, टी है। बिहार है, बी है। उत्तर प्रदेश यू कुंभत का है। चारों, 1 2 3 4 इजी। ये सीजीएस 2026 में यूपीएससी पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश ये खत्म, महाराष्ट्र एम खत्म, कर्नाटका के, टी तेलंगाना, ऑल फोर खत्म। सॉल्व हो गया भाई। अब तुम खत्म ही करोगे। अगर क्वेश्चन आ गया, क्या तुम सॉल्व कर लोगे? आप बताओ भैया, ऐसे कर लोगे? अब तो कहाँ ही तुम गलत कर पाओगे। अब मुझे नहीं लगता गलत करोगे, और इसके बाद भी गलत कर रहे हो तो फिर पेपर देने ही मत जाओ। हाँ, ये शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ लिया है कि फर्स्ट शेड्यूल से थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल में क्या है। इसकी भी ट्रिक आपको बताता हूँ, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, मजा मजा मजा। आप कहोगे कितनी ट्रिक्स बताओगे, मैं कहूँगा सारी बता दूंगा मैं। पहले देख लो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। तो क्या आता है पहले शेड्यूल में? प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। अरे ना, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट। नहीं भाई, आप बता सकते हो। अच्छा, क्या करना है हमें? क्या करना है? पेयर मिलाने भाई। अरे मैं मैच कर रहा था। ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन किस में आता है भाई? ये तीसरे शेड्यूल में आता है। तीसरे शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, ये 4 में आता है। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं। फिफ्थ में प्रोविजन रिलेटेड टू द, ये सही है भाई। नाइन्थ में प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट, नाइन्थ में आते हैं। नहीं, नाइन्थ में कहाँ आते हैं? नहीं नहीं, नाइन्थ में नहीं आता। नाइन्थ में तो वो लैंड से रिलेटेड आता है कुछ। तो वन ओनली, वन सिलेक्ट कैसे किया वो अभी बताता हूँ मैं। थोड़ा रुको, रुको रुको रुको, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ, रुको रुको। हाँ, ये देख लो भाई कैसे करते हैं। क्या लिखोगे ट्रिक? TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बहुत फेमस ट्रिक है, सबके पास होगी आई थिंक, पता भी होगा कुछ लोगों को। क्या आता है टी से? टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड में इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट क्या होते हैं आपके? जो सैलरीज वगैरह दी जाती हैं आपको। ठीक है। ए से क्या होता है तीसरे शेड्यूल में? ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है। फोर्थ में राज्यसभा की सीटें। फिफ्थ, एस से क्या होता है? शेड्यूल एरियाज। ओ और एफ, फिर इसमें आती है ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड और एंटी डिफेक्शन लॉ, डी 10th शेड्यूल। फिर पंचायत, फिर म्यूनिसिपालिटी 11 और 12। क्लियर हो गया ना? याद हो गया? ओके, आगे बढ़ाएं। ये सारी हैं बेसिकली। वन से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 9 में लैंड से रिलेटेड, 10 में डिफेक्शन लॉ आता है, 10th में 11th में पंचायत, और 12th में म्यूनसिपालिटी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम कर लोगे? ओके। ये क्वेश्चन 2012 का देख लो। इन इंडिया ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी बताया कुंभ, क्या उनमें से कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है? यूनियन टेरिटरी है उसमें से कोई? तो कोई नहीं है, जीरो। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, द 3 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैव 1 सीट ऑफ द लोकसभा। मिजोरम नागालैंड में है, बट मेघालय में 2 सीट है। मिजोरम नागालैंड में 1 सीट है, और इसमें मेघालय में 2 लोकसभा की सीट है। तो नीदर वन नॉर टू। क्लियर, खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। ये आपको ट्रिक पता हो गई, इसकी कुम्मत, इसकी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये देख लो। ये कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आर्टिकल, अच्छा कहाँ गया? हाँ, हाँ ये CGS 2000, CGS 26,
और ये याद रख लो 2026 CDS एनडीए में पूछा जाएगा। ठीक है, एफ बाई फ्यूचर क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? अबाउट द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला ऑप्शन देखो, आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द सुप्रीम कोर्ट मे बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन। ठीक बात है भाई, उसे अपने ओपिनियन देने पड़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 143 नहीं, बाइंडिंग कुछ नहीं होता है, तो वन ओनली इसका करेक्ट है। वो भी बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये पूछा गया था 2010 में सिविल सर्विसेज के। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है पहला देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैटर ऑफ लॉ। आर्टिकल 143 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, खुद के इनिशिएटिव से, मतलब सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर खुद का इनिशिएटिव ले सकती है प्रेसिडेंट को एडवाइस करने, नहीं ले सकती। इफ ही सीक्स सच एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगे तभी वो देगी एडवाइस, हाँ भाई तभी दे सकती है वो। ओनली इफ द मैटर रिलेट टू फंडामेंटल राइट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वन ओनली, मतलब टू ओनली। ठीक है, जब प्रेसिडेंट आर्टिकल 100, देखो मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 143 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, प्रेसिडेंट चाहे, और वो एडवाइस उस पर बाउंड नहीं होगी क्योंकि वो प्रेसिडेंट ही मांग रहा है, इस वजह से। क्लियर हुआ? प्रेसिडेंट ही मांग रहा है, इस वजह से वो एडवाइस बाउंड नहीं होगी। ये देख लो 2003 में पूछा गया है। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देखो 2026 में पूछा गया है, ये 2010 सिविल सर्विसेज में पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या पूछ रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक, यही दे दिया ना, टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन डिसीजन। तो 143। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, आगे देख लो। आर्टिकल 143 ये पूछा गया CHSL SSC में। मैं कह रहा, आप कहोगे CHSL के क्वेश्चन करवा रहे हो ऐसे, भाई पूछे गए हैं, पूछे गए हैं। और SSC हल्के में मत लो। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू एनलार्ज ज्यूरिसडिक्शन, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, हाँ सही है, प्रेसिडेंट से कंसल्ट, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है आर्टिकल 143 के थ्रू। ठीक है, ये देखो CDS 1 2031 का क्वेश्चन, ये मैंने लगाया आपके लिए। ठीक है, क्या है? आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। किसके पास पावर होती है ये होती है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के पास ही मोस्टली पावर होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन अभी हम करके आए क्वेश्चन, तो वो भी पार्लियामेंट। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये देख लो आगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन जो CGS मतलब जियो साइंटिस्ट 2026 में पूछा गया है, और ये CDS 2018, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, देखो क्या क्या पॉइंट हमें यहाँ से मिलेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी हम करके आए हैं, क्या करके आए हैं? 44th अमेंडमेंट एक्ट हमने पढ़ा था अभी, क्वेश्चन आ गया 1978। क्लियर? क्वेश्चन आ गया। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, हमने क्या कहा था? फंडामेंटल राइट से हटा के 1978 44 में संविधान संशोधन से क्या बना दिया गया था? लीगल राइट। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 300A। ठीक है, तो पूछा है वॉज पार्ट, वर्ड पे ध्यान देना, वॉज पार्ट, फंडामेंटल राइट का पार्ट था, तो बिल्कुल था भाई, है नहीं बट था। दूसरा देखो, राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, तो अभी बताया 300A, तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसमें। देखो CDS 2018 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पूछा है। ठीक है, हमें इन ऑप्शन से अभी मतलब नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कि यहाँ से हम क्या पता करेंगे कि द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अगर फ्यूचर में ये एक ऑप्शन आपको इनमें से जोड़ के दे दे
और ऐसे ही करता है तो आप कर लोगे, आपको ये ना लगे कि भाई कहाँ से उठा के दे दिया। ठीक है, तो नॉट अ पार्ट, पार्ट नहीं होता है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का पार्ट नहीं होता है। मैं ये आपको बताना चाह रहा था बस। क्लियर हुआ? ओके, है ना? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ जाओ। इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके, पूरी पॉलिटी ही कवर हो गई मुझे लगता है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये पूछा है 2005 में सिविल सर्विसेज के कि आर्टिकल 301 परमिट टू राइट टू प्रॉपर्टी। भाई वो राइट, अबे यार, वो क्या है आर्टिकल 300 ए, जो कि अभी हम ऊपर ही करके आए, अब नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पर ही हमने किया 44 में 44। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, खत्म करो, ये पहला ऑप्शन नहीं है। लो, दो गए। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। सही है भाई, आर्टिकल 300 ए, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, दूसरा सही है। ओके, तीसरा देखो, आर्टिकल 300 ए वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो इतना बिल्कुल सही है, आपको लगेगा सब कुछ सही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन पूरा सही है कि 300 ए भी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बनाया गया 44 में संविधान संशोधन, बट गलती कहाँ है, कांग्रेस गवर्नमेंट में ये नहीं हुआ था। ये देख रहे हो आप? अब देखो, मजे की बात तो मैं दिखाऊं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ गया भाई? अरे यार, अरे कहीं तो था यार, मैंने पढ़ा था। एक सेकंड रुकना, मैं वो चीज देख रहा हूँ जो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, एक ऑप्शन में सिविल सर्विसेज के में, ओके हम आगे आगे देखेंगे, बट अब वो उसमें लिखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन में है, अभी हम मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वो जनता पार्टी थी मोरारजी देसाई के समय, जनता पार्टी मोरारजी देसाई थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उसके टाइम पे ये 44वां संविधान आया था, कांग्रेस नहीं थी। तो क्या ऑप्शन हुआ? टू ओनली, ठीक है, टू ओनली। ओके, मोरारजी देसाई जनता पार्टी, टू ओनली इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। ये 2003 सीडीएस में पूछा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द चैप्टर ऑन द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन सी का यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इंडियंस। तो भाई डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ठीक है, ये करेक्ट है या गलत है? तो भाई सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। ये देखो, ये ऑप्शन मैं बता रहा था आपको, जो यहाँ पे क्या है, सिविल सर्विसेज आईएएस 2005 में ये पूछा गया, कांग्रेस पार्टी वाला, ये ऑप्शन देखना तीसरा वाला, ये सीडीएस 2003 का है। ठीक है, देखो 44th अमेंडमेंट द जनता पार्टी, क्या है जनता पार्टी, यहाँ दे दिया ना, जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1978-79 डिलीटेड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जनता पार्टी, यहाँ क्या कह दिया है, कांग्रेस पार्टी। देख रहे हो क्या क्या घुमाता है भाई, मजा आता है, मजा आ जाता है। तो जनता पार्टी दूसरा सही है, सही है, सही है। तीसरा देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एंड एडेड टू चैप्टर 4। अरे यार कहाँ भाई, वो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी पार्ट 4A, पार्ट 4A, गलत गलत, तब भागो यहाँ से, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। तो पहला सही है, दूसरा सही है, फर्स्ट एंड टू करेक्ट हो गया। ये देख लो, सीडीएस 2003 में ये भी पूछा गया फंडामेंटल राइट के बारे में, ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल, इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक बात है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक बात। दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, ठीक बात है भाई।
दे कैन नॉट बी अमेंड, अमेंड तो कर ही सकते हैं। देखो ये ऑप्शन कहाँ हमने पढ़ा था, तुम बताओ कहाँ पढ़ा था? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ ये जियो साइंटिस्ट 2026 में सीडीएस का एक ऑप्शन पूछा जाता है, द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, कैन बी, तो ये सही है। तो कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये दे आर एनफोर्सेबल अगेन, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ गलत। तो क्या आंसर होता है? 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। लो भैया, ऐसे ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? बहुत बचे हैं भाई अभी। ये देखो, ये 2026 में सेम पेपर में अभी पूछा गया पॉलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21 आर नॉट सस्पेंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। ये 2023 में पूछा था। Which among the following fundamental right not suspended when an emergency is declared? तो वो कौन सा था? आर्टिकल 20 में क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज क्या होती हैं 32 में? प्रोटेक्शन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, राइट टू मूव फ्रीली, 19 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 14 14 ये तो सस्पेंड हो ही जाते हैं, कौन नहीं होता है? ऑफेंसेस, लो खत्म। 20 और 21, 2026 2023 भैया, भैया ऐसे सॉल्व होता है यार। आगे बढ़ जाओ। When the proclamation of emergency in operation, the right to move a court for the enforcement of fundamental right remains suspended except 20 और 21 अभी पड़ गया है। देखो ये 2019 में पूछा है, ये 2026 में पूछा है, ये 2023 में पूछा है। भैया क्या करेगा ये यार, ये यूपीएससी ये और एक और क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला, ये 22 26। छोड़ो खैर, अब क्या ही कहें। आप लोग कहते हो पेपर नहीं होते, पेपर नहीं होते। मैं कहता हूँ एक बार पीवाईक्यू, पीवाईक्यूज आर द गॉड, गॉड भाई गॉड। ये देखो 2003 का, अरे वो तो सेम क्वेश्चन है भाई, कैन नॉट बी अमेंडेड 1 2 एंड 3, वो सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लो 2017, फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट के द्वारा, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लोग करना यार, होमवर्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब रेंट वर्क, जहां भी आप रेंट से रह रहे हो, आईडब्ल्यू, ये आप लोग करोगे। ठीक है, आपके ऊपर है। ये देखो 2014 का क्वेश्चन है, एनडीए 2014 का। ठीक है, कह रहा है फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट, पहला ऑप्शन है राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज एलियंस। अब मुझे यहाँ पे आपको एक बताना है बस, यहाँ क्या बताना है कि आर्टिकल 15 16 19 29 और 30 ये अवेलेबल हैं किसको? सिटीजन ओनली। 15 16 19 29 30 याद हो जाते हैं ये क्रम में, है ना? राइट, तो किसको अवेलेबल है ये? ओनली सिटीजन को। 15 में हम सबको पता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, 16 में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, 19 में फ्रीडम, 29 में माइनॉरिटी, 30 भी माइनॉरिटी। क्लियर हुआ? तो यहाँ क्या बताया है कि द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज एलियंस, दोनों को अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि 21 उसमें नहीं आता है। इट कवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, ओके। इट इंक्लूड द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये भी करेक्ट है। तो तीसरा तो करेक्ट है, तो ये तो पहले खत्म कर दो। आई थिंक पहला भी ठीक है, तो ये भी खत्म कर दो। क्या बचा? दो ऑप्शन बच गए। लो 50% हमने काम तो हल ही कर दिया, है ना? 50% काम हमने हल कर दिया।
ओके ओके ओके, तो क्या होगा? इट कवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री, इट इंक्लूड द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, तीसरा तो करेक्ट है, वो वाला दूसरा भी करेक्ट है। ओके, इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी करेक्ट है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना? कर लोगे? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आपको एक यहाँ पे बस ये ऑप्शन बचाना था मुझे कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू मैरी अ पर्सन वंस चॉइस इज इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वंस फंडामेंटल राइट, ये बताना था बस। इसका 1 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। बेसिकली एक बार पढ़ लेना आप लोग, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो हम वहां करके आए हैं, ठीक है? ओके, तीनों सही है इसके। ये देखो, ये पूछा गया है हाँ सेम ही क्वेश्चन है जियो साइंटिस्ट 2026 का, कि इनमें से कौन सा ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होल्ड करता है? कौन है? चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो कौन है भाई? हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? आई थिंक ये क्वेश्चन गलत नहीं पूछा है इन्होंने, आप बताओ मुझे, क्या ये क्वेश्चन गलत नहीं है? क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए था हु अमंग द फॉलोइंग नॉट होल्ड द ऑफिस, क्योंकि चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ये तो प्रेसिडेंट ही सेलेक्ट करता है, अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट, लोकसभा कम। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं सही है, क्वेश्चन सही है, अटॉर्नी जनरल इसका आंसर होगा, ठीक है? अटॉर्नी जनरल, ओके ओके सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है? तो आर्टिकल 76 के थ्रू अकॉर्डिंग, तो आर्टिकल 76 क्लियर क्लियर, ओके बी ऑप्शन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, क्या ये सही है? तो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, मैं बता देता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, याद रख लो, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत बहुत बहुत, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और यही ऑप्शन में देगा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, बट होती है लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? तो पहला गलत है। दूसरा देखो, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा सही है। प्राइम मिनिस्टर शॉल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, ये भी करेक्ट है, दो ऑप्शन करेक्ट है। पहला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और दूसरा भी शायद याद रख लो, ये तो याद रहेगा, ये याद रख लो, लोकसभा, ठीक है ना? अच्छा मैं एक बार ये बता देता हूँ आपको कौन कौन, अच्छा वो आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? तो अटॉर्नी जनरल, देखो CHSL पूछ रहा है, अटॉर्नी जनरल अभी करके आए हैं हम, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है? तो 1 एंड 2 इसका आंसर होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, कैसी बॉडी होती है? इंडिपेंडेंट, ये प्रेसिडेंट के उसमें होल्ड नहीं करती है, ठीक है? ओके क्लियर, ओके गुड, याद रहेगा भाई, कर लोगे भाई? ये रही आपकी क्लास, खत्म होती है भाई। मैं कहूँगा प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं, ओके? बाकी आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हो, 1 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास हो गई है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, पूरी पॉलिटी आपके इंपॉर्टेंट जो 2000 100% इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मोटिवेशन एक बना रहे, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंग्लिश की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसकी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख लो भाई, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।